हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल फार्मासाइन में। आज हम लोग लेके आए हैं बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर का फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का पार्ट 3, जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे सेक्शन सी। इससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक सेक्शन ए और सेक्शन बी नहीं देखा है या पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं सेक्शन सी बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब फार्मास्यूटिकल एंड बायोलॉजिकल बफर। फार्मास्यूटिकल एंड बायोलॉजिकल बफर को डिफाइन करना है, डिस्क्राइब करना है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो बफर सॉल्यूशन होते हैं द सॉल्यूशन दैट आर एबल टू रेजिस्ट द स्मॉल चेंज इन पीएच वैल्यू इज कॉल्ड बफर सॉल्यूशन। मतलब जो पीएच वैल्यू में तो थोड़ा सा चेंज को रोकते हैं या स्मॉल चेंज को रोक सकते हैं, उसे बफर सॉल्यूशन कहते हैं। इन दो प्रकार के होते हैं, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। एसिडिक बफर क्या होते हैं? एसिडिक बफर यूज होते हैं एसिडिक सॉल्यूशन में, बेसिक बफर बेसिक सॉल्यूशन में यूज होते हैं। एसिडिक बफर का कंपोजिशन होता है वीक एसिड, इसका सॉल्ट होता है। एंड बेसिक बफर का कंपोजिशन होता है वीक बेस एंड इसका सॉल्ट। एसिडिक बफर का एग्जाम्पल हो गया एसिटिक एसिड सोडियम एसिटेट, एंड बेसिक बफर का एग्जाम्पल हो जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड। अब अगर आगे हम लोग देखते हैं कि बायोलॉजिकल बफर क्या होते हैं। हम लोगों ने देखा अभी तक कि बफर सॉल्यूशन क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं बायोलॉजिकल बफर सिस्टम क्या होते हैं। इन ह्यूमन बॉडी फ्लूइड्स हैविंग बैलेंस क्वालिटी ऑफ एसिड और बेस इन बायोलॉजिकल सिस्टम। मतलब ह्यूमन बॉडी में एक बैलेंस क्वालिटी होती है एसिड एंड बेस की, एक समान मात्रा होती है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ब्लड में कैसे बफर सॉल्यूशन काम करता है, ब्लड में किस प्रकार से बफर सॉल्यूशन होते हैं। इन द ब्लड प्राइमरी बफर्स इन द प्लाज्मा। प्राइमरी बफर जो होते हैं प्लाज्मा में होते हैं। एंड द सेकेंडरी बफर्स इन द एरिथ्रोसाइट विच मेंटेन द पीएच ऑफ ब्लड एट अबाउट 7.4। मतलब ब्लड का जो पीएच होता है 7.4 होता है। इसमें जो प्राइमरी बफर्स होते हैं प्लाज्मा में होते हैं, एंड सेकेंडरी बफर्स होते हैं एरिथ्रोसाइट में। द प्लाज्मा कंटेन्स कार्बोनिक एसिड और कार्बोनेट एंड फॉस्फोरिक एसिड और सोडियम साल्ट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड एज ए बफर। इसमें बफर किस रूप में होता है ब्लड में, प्लाज्मा में? तो प्लाज्मा में बफर होता है कार्बोनिक एसिड या बाइकार्बोनेट के रूप में, एंड फॉस्फोरिक एसिड या सोडियम साल्ट के रूप में, सोडियम साल्ट ऑफ फास्फोरिक एसिड के रूप में होता है। प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन्स विच बिहेव एज एसिड इन ब्लड कैन कंबाइन विद बेसिस एंड एक्ट एज ए बफर। इन द एरिथ्रोसाइट द टू बफर सिस्टम कंसिस्ट। एरिथ्रोसाइट में जो बफर सिस्टम होते हैं दो प्रकार के पाए जाते हैं, ऑफ हीमोग्लोबिन या ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड फॉस्फोरिक एसिड, पोटेशियम साल्ट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। तो ब्लड के बाद हम लोग देखते हैं लैक्रिमल फ्लूइड। द पीएच ऑफ टीयर्स इज अबाउट 7.4। इट कैन वेरी फ्रॉम 7 to 8 और स्लाइटली हाइयर डिपेंडिंग ऑन फिजियोलॉजिकल स्टेट। इट हैव एन अप्रिशिएबल डिग्री ऑफ बफर कैपेसिटी। मतलब इसके पास बफर कैपेसिटी की डिग्री अप्रिशिएबल डिग्री होती है लैक्रिमल फ्लूइड के पास। प्योर conjunctival fluid is probably more acidic than the tear fluid commonly used in the pH measurement because pH can improve rapidly when the sample is retained for analysis due to loss of carbon dioxide from tear। मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का लॉसेस हो जाता है टीयर में, इसके पीएच इंक्रीज हो जाता है रैपिडली, मतलब तेजी के साथ। तो ब्लड हम लोगों ने देख लिया बायोलॉजिकल बफर सिस्टम में, लैक्रिमल फ्लूइड देख लिया। आगे हम लोग देखते हैं यूरिन में कैसे वर्क करता है, किस प्रकार से होता है बायोलॉजिकल बफर सिस्टम में। इट शोज ए एवरेज पीएच वैल्यू ऑफ 6 ranging from 4.5 to 7.8 when the pH of the urine is below its normal values हाइड्रोजन आर एक्सल्टेड बाय द किडनीज। मतलब जिसमें नॉर्मल वैल्यू से जो पीएच होता है कम होता है तो इसमें हाइड्रोजन आयन का एक्सट्रैक्शन होता है बाय द किडनी। ऑन अदर एंड व्हेन द यूरिन इज अबव पीएच 7.4, मतलब जब नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा होता है पीएच तो क्या होता है हाइड्रोजन आर रिटेन्ड बाय एक्शन ऑफ द किडनी टू रिटेन द पीएच टू इट्स नॉर्मल रेंज ऑफ वैल्यूज। अगला हम लोग देखते हैं फार्मास्यूटिकल बफर्स क्या होते हैं। फार्मास्यूटिकल बफर क्या होते हैं? द बफर सोल्यूशन आर यूज्ड फ्रीक्वेंटली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज particularly for the formulation of oral and ophthalmic solution। मतलब बफर सॉल्यूशन होते हैं जिनका यूज़ हम अधिकतर करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, क्या करने के लिए? फॉर्मुलेशन करने के लिए, ओरल एंड ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन को बनाने में इसका उपयोग करते हैं। इसे हम फार्मास्यूटिकल बफर कहते हैं। देयर आर आल्सो यूज इन द कॉलरीमेट्रिक डिटर्मिनेशन ऑफ द पीएच एंड फॉर दोज एक्टिविटीज इन विच पीएच मस्ट बी केप्ट कांस्टेंट। मतलब इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम? कॉलरीमेट्रिक डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच में करते हैं या ऐसे जगह पे करते हैं जहाँ पर हमको पीएच को कांस्टेंट रखना होता है, वहाँ पर हम फार्मास्यूटिकल बफर का उपयोग करते हैं।
एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं टू स्टॉक सॉल्यूशन वन कंटेनिंग बोरिक एसिड एंड अदर द मोनोहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट which one mixed in various proportion yield buffer solution with pH value 5 to 9. A mixture of the salt of sodium phosphate for buffer solution of pH 6 to 8. Sodium chloride is added to the each buffer mixture to make it isotonic with the bloody fluid. तो इसमें हम दो सोल्यूशन लेते हैं, बोरिक एसिड एंड मोनोहाइड्रेट सोल्यूशन सोडियम कार्बोनेट, और जिसको हम विभिन्न प्रोपोर्शन में इसको ऐड करते हैं, मिक्स करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा फार्मास्यूटिकल बफर क्या होते हैं या फिर बायोलॉजिकल बफर सिस्टम क्या होते हैं। इस प्रकार से हम लोग का पहला क्वेश्चन जो है समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन बफर आइसोटोनिक सोल्यूशन, डिस्क्राइब मेथड ऑफ एडजस्टमेंट टोनिसिटी। मतलब बफर आइसोटोनिक सोल्यूशन को डिफाइन करना है और जो टोनिसिटी के एडजस्टमेंट कैसे करते हैं इसके बारे में हम लोग को बताना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं बफर आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होते हैं। A solution maintaining the isotonicity and pH as that the body fluid is an buffered isotonic solution। मतलब बॉडी फ्लूइड की तरह जिस तरह से हम आइसोटोनिसिटी और पीएच को हम मेंटेन करते हैं उसे हम बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, या इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं, फार्मास्यूटिकल बफर सॉल्यूशन दैट आर मीन फॉर एप्लीकेशन ऑफ बॉडी शुड बी एडजस्टेड टू द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर और द बॉडी फ्लूइड। मतलब जितना बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उस फॉर्मुलेशन की वैसा होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए 0.9% वेट बाई वॉल्यूम सोल्यूशन जो होता है वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। देयर आर 3 टाइप ऑफ सोल्यूशन। मतलब जो बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक क्या होता है, ए बफर सॉल्यूशन व्हिच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज बॉडी फ्लूइड्स। मतलब जब ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है एज ए बॉडी फ्लूइड 0.9% NaCl का, तो उसे हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। हाइपोटोनिक क्या होता है, ए बफर सॉल्यूशन व्हिच हैव लेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट देन 0.9% NaCl। मतलब इससे कम होता है ऑस्मोटिक प्रेशर या कंसंट्रेशन 0.9% NaCl से कम होता है तो हाइपोटोनिक, और ज़्यादा होगा तो हाइपरटोनिक। तो हमें मेनली यहाँ पर बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन को डिफाइन करना था। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन हम लोगों ने देखा। अब देखते हैं मेथड ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ टोनिसिटी। देयर आर मेनली 2 मेथड फॉर एडजस्टिंग ऑफ टोनिसिटी। इसका जो मेनली मेथड होता है 2 मेथड होते हैं इसमें, क्लास फर्स्ट मेथड, क्लास सेकंड मेथड। तो क्लास फर्स्ट मेथड देखते हैं। क्लास फर्स्ट मेथड में इसमें भी 2 मेथड होते हैं, क्रायोस्कोपिक मेथड जिसको हम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड भी कहते हैं, और दूसरा है सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड। तो पहला देखते हैं क्रायोस्कोपिक मेथड क्या होता है। दिस मेथड मेनली यूज फॉर द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब इसका उपयोग जो किया जाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में किया जाता है, और इन विच कंसंट्रेशन ऑफ NaCl लेस देन 0.9% NaCl। मतलब जो 0.9% सोडियम क्लोराइड से जिसमें कंसंट्रेशन कम होती है या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन उसे हम कहते हैं, उसमें क्रायोस्कोपिक मेथड क्रायोस्कोपिक मेथड का यूज किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो सोडियम क्लोराइड है इसकी जो कंसंट्रेशन है कम होती है, तो इसमें हम क्या करते हैं मेनली मतलब सिंपली हम सोडियम क्लोराइड को ऐड कर देते हैं तो वो हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो जाता है। इसका सोडियम क्लोराइड इज एडेड टू द सॉल्यूशन टू मेक इट आइसोटोनिक। इसका फॉर्मूला क्या है, वेट परसेंट इज इक्वल टू 0.5 टू -A/B, वेयर इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंसेस, ए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% सॉल्यूशन ऑफ अनएडजस्टेड सॉल्यूशन, एंड बी क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% सॉल्यूशन ऑफ एडजस्टिंग। तो क्रायोस्कोपिक मेथड में क्या होता है, मेनली हाइपोटोनिक के लिए होता है, और इसमें सोडियम क्लोराइड ऐड करते हैं मतलब आइसोटोनिक बनाने के लिए, टोनिसिटी को एडजस्ट करने की मेथड है। ये है सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड। तो सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड में क्या होता है, ये भी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के लिए यूज होता है। जब हाइपोटोनिक होगा सॉल्यूशन तो इसमें जो कंसंट्रेशन है NaCl की या सोडियम क्लोराइड की कम होगी, तो इसमें हम सोडियम क्लोराइड को ऐड कर देंगे। तो क्लास फर्स्ट में दोनों मेथड में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को एडजस्ट मतलब आइसोटोनिसिटी एडजस्ट करने के लिए दोनों मेथड यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें जो क्या होता है मेनली क्लास फर्स्ट मेथड में ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के लिए होता है, उसमें सोडियम क्लोराइड को हम लोग ऐड करते हैं। तो सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड में भी हम लोग सोडियम क्लोराइड को ऐड करते हैं फॉर द मेक ऑफ मतलब टोनिसिटी, या एडजस्ट करते हैं टोनिसिटी को। इसका जो फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू 17 इंटू लीसो अपान यम, वेयर इज इक्वल टू सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट और अमाउंट ऑफ NaCl रिक्वायर्ड। मतलब जो सोडियम क्लोराइड की आवश्यकता होती है इसको ई कहते हैं, लीज इक्वल टू लीसो वैल्यू होती है, एंड यम इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट ऑफ ड्रग सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से टोनिसिटी को एडजस्ट करने का क्लास फर्स्ट का मेथड हो गया। क्लास सेकेंड हम लोग देखते हैं। क्लास सेकेंड में जो है दिस मेथड यूज फॉर द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। मतलब इसमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के लिए किया जाता है, मतलब जो कंसंट्रेशन ऑफ NaCl की होती है ये इसमें ज़्यादा होती है। तो जब ज़्यादा होगी कंसंट्रेशन सोडियम क्लोराइड की तो क्या करेंगे, इसमें वाटर ऐड कर देंगे, ऐड वाटर इन सॉल्यूशन टू मेक इट आइसोटोनिक। इसमें जो
क्लास सेकंड में भी 2 मेथड होते हैं, वाइट विंसेंट मेथड एंड स्प्राउस मेथड। वाइट विंसेंट मेथड क्या होता है, इसमें इसका फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू W इंटू E इंटू 111 where V is equal to volume of water added in solution make it isotonic, W is equal to weight of drug in gram, E is equal to equivalent weight of the drug। Sproul method क्या होता है, it is simplification of White and Vincent method। Here weight of drug is set to constant value 0.3, मतलब weight of drug होता है 0.3 होता है, constant value होती है, B is equal to 33.33 E। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं एंड मेथड ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ टोनिसिटी हम लोगों ने देख लिया, जिसमें 2 मेथड होते हैं, क्लास फर्स्ट मेथड, क्लास सेकंड मेथड। क्लास फर्स्ट मेथड में भी 2 मेथड होते हैं, क्लास सेकंड में भी 2 मेथड होते हैं। क्लास फर्स्ट मेथड में मेनली हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के लिए होता है, जिसमें हम सोडियम क्लोराइड को ऐड करते हैं तो आइसोटोनिक बनाने के लिए, एंड क्लास सेकंड में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के लिए इसका उपयोग होता है, जिसमें हम वाटर ऐड करते हैं फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन या तो हम लोगों ने देखा एडजस्टमेंट ऑफ टोनिसिटी। इस प्रकार से हम लोग का दूसरा क्वेश्चन भी समाप्त होता है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस प्रोटीन बाइंडिंग। प्रोटीन बाइंडिंग क्या होता है, तो प्रोटीन बाइंडिंग क्या होता है, द फिनोमिना ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ ड्रग विद प्रोटीन इज कॉल्ड एज प्रोटीन बाइंडिंग। मतलब जिसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है ड्रग का प्रोटीन के साथ में, उसको हम प्रोटीन बाइंडिंग कहते हैं, या उसको हम कह सकते हैं प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग। इसमें कौन कौन से प्रोटीन का यूज होता है प्रोटीन बाइंडिंग में, मतलब द प्रोटीन विच इन्वॉल्व इन द कॉम्प्लेक्सेशन, मतलब कॉम्प्लेक्सेशन में कौन से प्रोटीन का यूज होता है, इसे हम ब्लड प्रोटीन भी कहते हैं। अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन एंड ग्लोब्यूलिन्स, इन सब के बारे में थोड़ा देखते हैं। दिस प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन द ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन। देयर आर ऑल्सो सम ड्रग विच बाइंड विद प्रोटीन ऑफ ब्लड सेल्स एंड प्रोटीन ऑफ एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यू, बट इन मैक्सिमम केसेस ड्रग बाइंड विद द ब्लड प्रोटीन। इसमें मैकेनिज्म कौन सी इन्वॉल्व होती है प्रोटीन बाइंडिंग में, तो इसमें मेनली 2 मैकेनिज्म होती है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोटीन बाइंडिंग। रिवर्सिबल प्रोटीन बाइंडिंग क्या होता है, इन रिवर्सिबल प्रोटीन बाइंडिंग द ड्रग इज बाइंड विद द प्रोटीन विद वेरी वीक फोर्सेस लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें जो बॉन्ड होते हैं बहुत कमजोर होते हैं, ऐसे हम कह सकते हैं बहुत वीक फोर्स के होते हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड। ड्यू टू दिस रीजन दे कैन इजिली रिलीज द ड्रग एंड द ड्रग बिकम फ्री and it bind with the receptor. It is the responsible for the pharmacological action of drug. और जो irreversible protein binding होता है क्या होता है, in this process of protein binding the drug bind with the protein with strong bond like covalent bond। इसमें जो bond होता है strong bond होते हैं, जैसे covalent bond हो गया। drug after binding with protein cannot release, इसमें आसानी से release नहीं होता है drug, and drug do not become free so they do not give फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो जो रिवर्सिबल प्रोटीन बाइंडिंग है इसमें फार्माकोलॉजिकल एक्शन आसानी से दे सकता है, और जो इरिवर्सिबल प्रोटीन बाइंडिंग है इसमें फार्माकोलॉजिकल एक्शन आसानी से नहीं देता है, क्योंकि इसमें ड्रग जल्दी रिलीज नहीं होता है। और रिवर्सिबल प्रोटीन बाइंडिंग में क्या होता है, ड्रग ऐसा ईजिली जो है रिलीज हो जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर प्रोटीन बाइंडिंग को समझ लिया। तो जो तीसरा क्वेश्चन था डिस्कस प्रोटीन बाइंडिंग, ये यहाँ पर समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन सॉल्युबलाइजेशन एंड डिटर्जेंसी। यहाँ पर सॉल्युबलाइजेशन एंड डिटर्जेंसी को डिस्क्राइब करना है। तो ये जो क्वेश्चन है यूनिट 3 का क्वेश्चन है। इससे पहले का जो क्वेश्चन था प्रोटीन बाइंडिंग का, ये यूनिट 4 का क्वेश्चन था, और जो पहला और दूसरा क्वेश्चन था वो दोनों यूनिट 5 का क्वेश्चन था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 जो एक्सप्लेन सॉल्युबलाइजेशन एंड डिटर्जेंसी है, ये यूनिट 3 का क्वेश्चन है। इसको हम लोग देखते हैं। सॉल्युबलाइजेशन क्या होता है, it is the process in which the solubility of organic complex is increased in aqueous medium with the help of surface active agent। मतलब सर्फेक्टेंट की मदद से इसमें जो सॉल्युबिलिटी होती है ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स की इसमें बढ़ती है, इसे हम सॉल्युबलाइजेशन कहते हैं। इट इज यूज इन द मेनी इंडस्ट्रीज फॉर मेकिंग ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स एंड हेल्प इन मेकिंग ऑफ ड्रग्स। मतलब इसका यूज होता है इंडस्ट्री में मेकिंग ऑफ ड्रग्स में। फैक्टर क्या होते हैं इसमें, फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट कर सकते हैं सॉल्युबलाइजेशन को, तो इसमें नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट भी इफेक्ट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझते हैं 1 ग्राम लेड क्लोराइड डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब 1 ग्राम को लेड क्लोराइड को हम लोग 100 ग्राम ऑफ वाटर में ऐड करेंगे, एंड दूसरे सॉल्यूशन में 200 ग्राम जिंक क्लोराइड को हम लोग डिजोल्व करेंगे सेम वाटर में। तो डिजोल्यूशन ऑफ जिंक क्लोराइड इज ग्रेटर देन लेड। मतलब जो डिजोल्यूशन होता है, मतलब जो सॉल्युबिलिटी होगी या जो डिजोल्यूशन होगा जिंक क्लोराइड का, 200 ग्राम जिंक क्लोराइड का 100 ml वाटर में जो होगा वो ज़्यादा ही होगा, मतलब जल्दी से घुल जाएगा, और 1 ग्राम लेड क्लोराइड इसमें नहीं घुलेगा। तो जो नेचर ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट है ये इफेक्ट करता है सॉल्युबलाइजेशन में। अगला है टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है, तो मेनली टेम्परेचर जो होता है, ज़्यादातर टेम्परेचर इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी होती है। लेकिन यहाँ पर दो प्रोसेस होते हैं, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी। जैसे नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट को हम सॉल्व करते हैं तो टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ता है, जैसे अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। बट इन एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वन अपन, मतलब यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी। प्लस में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी घटेगी। एग्जांपल के तौर में कैल्शियम ऑक्साइड सॉल्युबिलिटी, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड को जो हम घोलते हैं, इसको सॉल्युबिलिटी बनाते हैं, इसका सॉल्यूशन बनाते हैं, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे इसकी सॉल्युबिलिटी घटती है। तो इस प्रकार से टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है सॉल्युबलाइजेशन में। अगले देखते हैं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। पार्टिकल साइज क्या होता है, पार्टिकल साइज इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल वन अपन, मतलब यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी, मतलब जितना बड़ा पार्टिकल्स होगा या पार्टिकल साइज होगा उतनी कम उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। तो हम लोगों ने सॉल्युबलाइजेशन देखा, फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबलाइजेशन देखा। अब हम लोग देखते हैं मेथड ऑफ सॉल्युबलाइजेशन। इसमें मेथड कौन कौन से यूज होते हैं। तो सबसे पहले इसमें कोसॉल्वेंसी। इसमें क्या है, द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग सॉल्युबिलिटी इज कॉल्ड कोसॉल्वेंसी एंड द सॉल्वेंट यूज नोन एज कोसॉल्वेंट। मतलब जिसमें हम इम्प्रूव करते हैं सॉल्युबिलिटी को, इस प्रोसेस के माध्यम से हम सॉल्युबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, उसे हम कोसॉल्वेंसी कहते हैं। और जो सॉल्वेंट इसमें यूज करते हैं उसे कोसॉल्वेंट कहते हैं। दूसरा है पीएच चेंज मेथड फॉर ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स। Changing the pH of the system is the simplest and most effective means of increasing aqueous solubility. Changing pH 1 fold increases solubility by 10 fold. मतलब अगर एक फोल्ड में हम pH को चेंज करते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी 10 गुना तक या 10 फोल्ड में बढ़ जाएगी। फॉर वीक एसिडिक ड्रग को सॉल्युबलाइजेशन को बढ़ाने के लिए इस pH सॉल्युबिलिटी इज इंक्रीज, मतलब pH इंक्रीज करेंगे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। फॉर वीक बेस्ड ड्रग कैफीन एंड थियोफिलिन, इसमें क्या होगा, डिक्रीज पीएच इंक्रीज सॉल्युबिलिटी, मतलब अगर इसमें पीएच को डिक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। जैसे हम लोगों ने टेम्परेचर में एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस देखा था। सॉल्युबिलिटी कैन इंक्रीजेस बाय एंड ऑल्सो टेक्निक्स, मतलब और भी इसके मेथड्स होते हैं। अगर आपका 10 नंबर में क्वेश्चन पूछता है तो पूरे सारे मेथड को आप लोग डिफाइन कर देंगे तो 10 नंबर का क्वेश्चन आपका हो जाएगा। लेकिन 7 नंबर का क्वेश्चन है तो आप लोग 2-3 को डिफाइन करके और लिख सकते हैं, सब में 2-2 लाइन लिख सकते हैं। तो सॉल्युबिलिटी कैन बी इंक्रीज बाय एंड ऑल्सो टेक्निक्स, टेम्परेचर, सर्फेक्टेंट, हाइड्रोट्रोपी, सॉलिड एज पर्सन एंड पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट हम लोग देखते हैं, डिटर्जेंसी क्या होती है, इसको हम लोग देखते हैं। इट इज द प्रोसेस और फिनोमिना इन विच डर्ट में क्या हो सकता है, ऑयल एंड सॉइल पार्टिकल्स रिमूव फ्रॉम द सरफेस विद द हेल्प ऑफ डिटर्जेंट एंड दीज डिटर्जेंट्स आर बेसिकली मेड ऑफ सरफेस एक्टिव एजेंट। मतलब जो सर्फेक्टेंट के थ्रू क्या होता है कि जब डर्ट को हम रिमूव करते हैं किसी भी सरफेस से तो ये प्रोसेस जो है कहलाता है डिटर्जेंसी। इट वर्क दैट इट रिड्यूस द अधेसिव फोर्स, सो डर्ट पार्टिकल इजीली रिमूव फ्रॉम द सरफेस, अधेसिव फोर्स को रिड्यूस कर देता है। अब अधेसिव फोर्स क्या होता है, तो जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपने मिलते हैं तो उसमें अधेसिव फोर्स लगता है और सेम मॉलिक्यूल मिलते हैं तो उसमें कोहेसिव फोर्स लगता है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्जेंट क्या होती है, डिटर्जेंट 2 प्रकार की प्रॉपर्टीज शो करता है, वेटिंग एजेंट एंड इमल्सिफाइंग एजेंट। तो वेटिंग एजेंट का यूज कहाँ होता है, देखते हैं। व्हेन डिटर्जेंट reduce the surface tension of water, then water wets on the surface very easily. डिटर्जेंट thus act wetting agent, मतलब डिटर्जेंट जब रिड्यूस कर देता है वाटर की सरफेस टेंशन को, यानी जब सरफेस पे वाटर बैठ जाता है आसानी के साथ तो ये डिटर्जेंट कहलाते हैं, वेटिंग एजेंट की तरह जो व्यवहार करते हैं। इमल्सिफाइंग एजेंट के रूप में कब यूज़ करते हैं इसको, या इमल्सिफाइंग एजेंट का क्वालिटी कब शो करता है, ऑयल एंड वाटर आर इमिसिबल, तो सभी जानते हैं ऑयल एंड वाटर इमिसिबल होता है। व्हेन डिटर्जेंट इज एडेड इन ऑयल इन वाटर इमल्सन, द हाइड्रोफोबिक टेल्स ऑफ डिटर्जेंट फेसेस टुवर्ड्स ऑयल फेस एंड हाइड्रोफिलिक हेड फोर्स टुवर्ड्स वाटर फेस, दस फॉर्मिंग ए लेयर ओवर द ऑयल फेस एंड हेल्प टू इमल्सन टू स्टेबलाइज। मतलब इमल्सन बनाते हैं तो इसको हम ऑयल एंड वाटर को आपस में जो है मिक्स करते हैं जिससे सॉल्युबल हो जाए। लेकिन इसमें किस माध्यम से हम करते हैं, डिटर्जेंट की सहायता से। डिटर्जेंट का एक हाइड्रोफिलिक मतलब उसका क्या कह सकते हैं उसको गुड या प्रॉपर्टी हाइड्रोफिलिक होती है, क्लाइकोफिलिक होती है। तो जब हम इसको ऐड करते हैं वाटर इन
ऑयल इन वाटर इमल्सन में, तो क्या होता है हाइड्रोफोबिक टेल्स जो होती है वो क्या होता है ऑयल फेज में जाता है, हाइड्रोफोबिक टेल्स में जो होता है हाइड्रोफिलिक में वाटर फेज जाता है। तो इस प्रकार से इमल्सन को स्टेबल करने में इसका यूज़ होता है, इसलिए इसे एमल्सिफाइंग एजेंट कहते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्जेंट, डिटर्जेंसी हम लोगों ने देख लिया। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्जेंट जो होता है वेटिंग एजेंट के रूप में, एमल्सिफाइंग एजेंट के रूप में, ये हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं डिटर्जेंसी प्रोसेस क्या होती है। तो सबसे पहले डर्ट होता है, जो डर्ट होता है जैसे वो ग्लास पे हो गया, फैब्रिक पे हो गया, उसमें हम डिटर्जेंट का एडिशन करते हैं, डिटर्जेंट सॉल्यूशन का एडिशन करते हैं। तो इसमें क्या होता है वेटिंग द डर्ट प्रेजेंट ऑन सरफेंट, जो सरफेस होता है सरफेस पे जो डर्ट होते हैं गीले हो जाते हैं, मतलब वेट हो जाते हैं। तो इसका 3 प्रोसेस होता है। रिमूवल ऑफ वाटर सोल्यूबल डर्ट, मतलब जो वाटर सोल्यूबल डर्ट होते हैं उसको रिमूव हो जाते हैं। हाइड्रोफिलिक हो गया एंड हाइड्रोफोबिक, मतलब जो ऑयली फेज का हो गया। रिमूवल ऑयल सोल्यूबल डर्ट, तो इसमें रिमूवल ऑफ इनसोल्यूबल सॉलिड होता है। उसके बाद क्या होता है डर्ट इन सोल्यूशन, जब इसमें रिमूवल हो जाता है तो डर्ट सोल्यूशन में आ जाता है। डिफ्लोकुलेशन ऑफ डर्ट इनटू सस्पेंशन, सस्पेंशन में इसका डिफ्लोकुलेशन होता है। उसके बाद फोम बन जाता है। फोम का मतलब हम हिंदी में कह सकते हैं झाग के बनने के बाद वो क्लीन सरफेस, मतलब उसका क्लीन सरफेस जो है साफ हो जाता है। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 4 था, ये यूनिट नंबर 3 का क्वेश्चन था। इसमें हम लोगों ने देखा कि सॉल्युबलाइजेशन क्या होता है, डिटर्जेंसी क्या होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट एंड एओटेक्टिक मिक्सचर। ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है यूनिट 2 का क्वेश्चन है। सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं, इट इज द स्टेट इन विच सॉलिड लिक्विड एंड गैस इज इक्विलिब्रियम। मतलब क्या होता है एक कंडीशन होती है, स्टेट एक अवस्था होती है जिसमें जो सॉलिड लिक्विड एंड गैस बराबर होते हैं। एंड वी चेंज द मटेरियल्स बाय द टेम्परेचर एंड प्रेशर, और हम उसको टेम्परेचर एंड प्रेशर के माध्यम से उसको बदल सकते हैं। मतलब उसको चाहे तो सॉलिड ही रहने दें, या उसको गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, या उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट होता है। यहाँ पर सब्लिमेशन का जो अर्थ होता है यही होता है कि सब्लिमेशन मतलब जो होता है सॉलिड से जो है गैस में जो चेंज होता है, तो उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट को हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ पे सॉलिड लिक्विड एंड गैस तीनों एक ही, मतलब दोनों बराबर होते हैं। उसमें हम प्रेशर और टेम्परेचर में चेंज करके उसकी अवस्था को हम बदल सकते हैं। हम लोग इसको ग्राफ से समझते हैं। जैसे एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे जैसा कि सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट है कि एक स्टेट मतलब जिसमें सॉलिड लिक्विड एंड गैस इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो मतलब जैसे एक पॉइंट है यहाँ पर गैस, सॉलिड एंड लिक्विड तीनों एक समान अवस्था में है। तो इसमें हम टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज करके इसकी अवस्था को हम बदल सकते हैं। तो माना कि जैसे इसमें ये x हो गया एंड ये y हो गया। y एक्सिस पे जो प्रेशर है एंड x एक्सिस पे टेम्परेचर है। तो अगर हम इसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ा रहने देते हैं तो ये वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। इसके हम पॉइंट ए कहते हैं। और अगर इस कंडीशन से, मतलब जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इसमें हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर देते हैं, ये टेम्परेचर वाली लाइन है, इसमें अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर देते हैं और प्रेशर को वैसे ही बढ़े रहने देते हैं तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉइंट बी। एंड आगे अगर हम देखते हैं कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों इसमें डिक्रीज कर देते हैं तो लिक्विड से ना होकर सॉलिड का सॉलिड में रह जाता है। इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट देखते हैं, व्हेन टेम्परेचर एंड प्रेशर इज राइज्ड ऑन सॉलिड दिस विल चेंज इन द वेपर। ये पॉइंट ये वो ये हो गया। व्हेन बी इंक्रीज टेम्परेचर, मतलब प्रेशर, एंड डिक्रीज टेम्परेचर इट इज कन्वर्ट इनटू लिक्विड। पॉइंट बी हो गया, यहाँ पर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। पॉइंट बी हो गया एंड पॉइंट हो गया, लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है। अगला है एंड व्हेन बी डिक्रीज टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ देन इट इज द सेम सॉलिड। अगर हम टेम्परेचर एंड यहाँ पर टेम्परेचर भी कम है, प्रेशर भी कम है, तो ये सॉलिड का सॉलिड में रह गया। इससे हम कह सकते हैं ओ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वेपर में हो जाएगा। ओ बी इज इक्वल टू टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो ये लिक्विड में हो जाएगा। एंड ओ सी इज इक्वल टू टेम्परेचर गैस में हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट को समझ लिया। आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। अगला देते हैं एओटेक्टिक मिक्सचर क्या होता है। इट्स ए मिक्सचर in which two solid particles mix together and reduce their melting point and convert into liquid at normal temperature। इसमें जो सॉलिड जो दो सॉलिड होते हैं आपस में मिक्स होते हैं और उसमें जो मेल्टिंग पॉइंट उसको रिड्यूस करके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। एग्जांपल जो है मेंथोल थाइमोल पाउडर, व्हेन दिस पाउडर मेक्स इट कन्वर्ट इनटू लिक्विड बाय रिड्यूसिंग दियर मेल्टिंग पॉइंट। तो एओटेक्टिक मिक्सचर का फार्मास्यूटिकल यूजेस देख लेते हैं। एओटेक्टिक मिक्सचर आर कॉमनली यूज्ड इन द ड्रग डिजाइनिंग एंड डिलीवरिंग प्रोसेस ऑफ वेरियस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन for the identification of the compounds having similar melting point, local anesthetic in case of children। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्वेश्चन 5 को सॉल्व कर लिया।
जो कि यूनिट सेकंड का क्वेश्चन था। अगला देखते हैं यूनिट क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर एंड इट्स एप्लीकेशन। तो ये जो क्वेश्चन है क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर एंड इट्स एप्लीकेशन, ये जो है यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन है, सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग से है, 7 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग देखते हैं। क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर क्या होता है? द टेम्परेचर इन विच कंप्लीट मिसिबिलिटी इज रीच्ड as the temperature it raised or on some cases lowered. So the critical solution temperature is the temperature in which partially miscible liquids gets completely mixed and form a homogeneous solution. इसमें homogeneous solution का formation होता है. It is mainly 2 types, upper critical solution and lower critical solution temperature. इसको हम कह सकते हैं कि ऐसी कंडीशन जिसमें जो है जिसमें जो है टेम्परेचर या तो राइज होता है या लो होता है, इस केस में किसी भी केस में कंप्लीट मिसिबिलिटी या कंप्लीट सॉल्युबिलिटी प्राप्त हो जाती है, मतलब कंप्लीट सॉल्युबिलिटी, तो उसे हम क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर कहते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर क्या होते हैं? फिनॉल एंड वाटर। तो फिनाइल एंड वाटर को हम लोग मिलाते हैं तो कौन सा टेम्परेचर शो करता है? अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। फिनॉल एंड वाटर शो एन अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर और अपर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर, इसको कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर भी कहते हैं क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर को, ऑफ 66.8 डिग्री सेल्सियस मिसिबल एट द क्रिटिकल टेम्परेचर इन ऑल प्रोपोर्शन। मतलब अगर 66.8 डिग्री सेल्सियस पर हम फिनॉल एंड वाटर को गर्म करेंगे तो सभी प्रोपोर्शन में जो है मिक्स हो जाएगा, मिसिबल हो जाएगा। तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन। अपर मतलब ऊपर। तो ऐसा टेम्परेचर जिसपे कोई भी लिक्विड या कोई भी मिक्सचर पूरी तरह से डिजोल्व हो जाए उसे हम क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर कहते हैं। और अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर हो गया, और अगर टेम्परेचर घटाते हैं तो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर सॉल्यूशन हो गया, जिसपे कोई भी मिक्सचर या लिक्विड जो है आसानी से मतलब डिजोल्व हो जाए या मिक्स हो जाए। अगला देखते हैं लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। तो अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर का ग्राफ है। इसमें जो है एक्स एक्सिस पे परसेंट फिनॉल इन वाटर है एंड टेम्परेचर वाई एक्सिस पे है। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे इसमें 2 फेस होते हैं, वाटर एंड फिनॉल दोनों की, तो इसमें क्या होता है कि सिंगल फेस एंड अपर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर, यहाँ पे जो सिंगल फेस है, और जब इसको हम टेम्परेचर बढ़ा दिए 66.8 डिग्री सेल्सियस पर जब टेम्परेचर पहुंचता है तो यहाँ पर डिजॉल्व हो जाता है, कंप्लीटली मिसिबल हो जाता है, तो उसे हम लोग अपर कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर या अपर क्रिटिकल टेम्परेचर सॉल्यूशन भी कहते हैं। अगला देखते हैं लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। ये क्या होता है? इन सर्टेन लिक्विड सच एज ट्राई एथिलामीन एंड वाटर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब इसमें जो क्या होता है, ट्राई एथिलामीन एंड वाटर में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। कब? जब हम लोग टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं। तो किस टेम्परेचर पे ये सॉल्युबल हो जाएगा डिक्रीज करने पे, उसे ही हम लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर कहते हैं। एंड 2 कंपोनेंट एंड देन सिस्टम सो लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर एंड 2 कंपोनेंट मिसिबल इन ऑल प्रोपोर्शन इन दिस टेम्परेचर 18.5 डिग्री सेल्सियस। मतलब 18.5 डिग्री सेल्सियस पे ये जो है मिसिबल हो जाएगा, यानी लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर शो करेगा। तो इसमें हम लोग भी ग्राफ देख लेते हैं। वाई एक्सिस पे टेम्परेचर हो गया, एक्स एक्सिस पे परसेंट ट्राई एथिलामीन इन वाटर वेट बाय वेट हो गया। तो इसमें क्या होगा, यहाँ से हम सॉल्युबिलिटी स्टार्ट होगी है, टेम्परेचर लो करते जाते हैं तो 18.5 डिग्री सेल्सियस पे आके मिसिबल हो जाता है, जिसे हम लोअर कंसोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। इसमें एक कंडीशन और भी होती है, ए फ्यू मिक्सचर सॉल्यूशन सच एज निकोटीन एंड वाटर कैरीज बोथ upper critical solution temperature and lower critical solution temperature in 208 डिग्री सेल्सियस एंड 60.8 डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली। मतलब कुछ सॉल्यूशन होते हैं जो दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं, मतलब अपर का भी और लोअर का भी। जैसे निकोटीन वाटर का हो गया, इसमें अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर जो होता है 208 डिग्री सेल्सियस होता है, एंड जो लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर होता है वो 60.8 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसमें हम जो ग्राफ से समझ सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि जब हम निकोटीन और वाटर को डिसॉल्व करेंगे 208 डिग्री सेल्सियस पे तो पूरी से मिसिबल हो जाएगा, एंड लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर में वो 60.8 डिग्री सेल्सियस पे कम्प्लीटली मिसिबल हो जाएगा। इसमें अपर CST एंड लोअर CST दो बना दिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे टेम्परेचर हो गया, एक्स एक्सिस पे परसेंट निकोटीन वाटर हो गया। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, दोनों को ले ली, निकोटीन वाटर को सॉल्व किए, 2 फेज बन गया, उसमें हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर 208 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया तो ये कम्प्लीटली मिसिबल हो जाएगा। उसके बाद हम टेम्परेचर को घटाएंगे तो फिर से अलग अलग हो जाएंगे,
जब टेम्परेचर घटाते जाएंगे 60.8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेंगे तो कम्प्लीटली मिसिबल हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर हम लोगों ने देखा, इसमें मेनली अपर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर एंड लोअर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर। इसमें एक कंडीशन और भी हो गई जिसमें अपर एंड लोअर दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती है। तो आगे हम लोग इसका एप्लीकेशन देखते हैं कि क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर का एप्लीकेशन क्या क्या है। CST प्रोवाइड्स द टेम्परेचर लिमिट्स फॉर द सम रिएक्शन इट अकर्स ऑन टू फेज. It is used in determination of water concentration in the substance such as methyl and ethyl alcohol. ethyl और methyl alcohol में वाटर कंसनट्रेशन को ज्ञात करने में इसका क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर का यूज़ किया जाता है। यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल ड्रग्स फ्रॉम ए सॉल्वेंट विद सेवरल प्रोटीन ऑफ एंड इमिसिबल। क्वेश्चन नंबर 6 भी हम लोग का समाप्त होता है। इस प्रकार से हम लोगों ने 6 क्वेश्चन जो है 7 नंबर के सॉल्व कर लिए हैं पार्ट 3 में फॉर फिजिकल फार्मास्यूटिक्स बी फॉर्म 3rd सेमेस्टर के। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। सॉल्व पेपर भी दिए गए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। राइट शॉर्ट नोट ऑन लिक्विड क्रिस्टल एंड ग्लासी स्टेट। तो लिक्विड क्रिस्टल और ग्लासी स्टेट होते क्या है इसके बारे में हमको नोट लिखना है। यूनिट 2 का क्वेश्चन है। यूनिट 2 क्या है, मैटर ऑफ स्टेट फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी, उसका क्वेश्चन है। तो लिक्विड क्रिस्टल क्या है हम लोग देखते हैं। लिक्विड क्रिस्टल आर दोज स्टेज इन विच द मटेरियल वियर्स बोथ प्रॉपर्टीज, सम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एज वेल एज सम प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। मतलब यहाँ पे जो सॉलिड की प्रॉपर्टी भी होती है और लिक्विड की प्रॉपर्टी भी होती है, यानी उसे हम सेमी सॉलिड भी कह सकते हैं। तो लिक्विड क्रिस्टल वही कंडीशन होती है, या लिक्विड क्रिस्टल को हम लोग सेमी सॉलिड भी कह सकते हैं, जहाँ पर थोड़ी सी सॉलिड की प्रॉपर्टी है, थोड़ी सी लिक्विड की प्रॉपर्टी, दोनों को रखता है। सॉलिड को हम 145 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो सेमी सॉलिड बन जाएगा। सेमी सॉलिड की और फर्दर हीट करेंगे 178 डिग्री सेल्सियस पे तो लिक्विड बनेगा। तो ये सॉलिड एंड लिक्विड के बीच की प्रॉपर्टी है सेमी सॉलिड, इसे हम लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। ए स्टेट दैट अकर्स बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड, इट इज मेनली 3 टाइप्स। ये भी 3 टाइप के होते हैं लिक्विड क्रिस्टल, सिमेटिक, निमेटिक एंड एक लास्ट वाला जो है कोलोस्टिक। तो सिमेटिक क्या होता है, इन दिस टाइप ऑल पार्टिकल्स आर सेम नेचर एंड अरेंजमेंट इज ऑल्सो सेम। इसको हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं। इसमें मेनली क्या होता है कि पार्टिकल्स जो है सेम नेचर की होती हैं और इसकी अरेंजमेंट भी सेम होती है। निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल क्या होते हैं, इन दिस टाइप ऑफ लिक्विड क्रिस्टल पार्टिकल आर सेम इन नेचर बट दियर अरेंजमेंट इज डिफिकल्ट। मतलब ये जो पार्टिकल साइज होते हैं सेम होते हैं, इसकी अरेंजमेंट डिफरेंट होती है। अगला है कोलोस्टिक लिक्विड क्रिस्टल। इसमें प्रॉपर्टी एंड अरेंजमेंट बोथ आर नॉट सेम, मतलब दोनों सेम नहीं होती है। इसमें हम लोग देखते हैं ग्लासी स्टेट क्या होता है, व्हेन एनी लिक्विड्स पुट ऑन द सुपर कूल्ड कंडीशन इट इज कॉल्ड ग्लासी स्टेट। एग्जांपल के लिए ग्लास हो गया, तो ग्लास जो है हम लोग सब देखते हैं, ग्लास जो है हमें लगता है कि ये सॉलिड अवस्था में होता है या सॉलिड कंडीशन में होता है, बट ये सॉलिड कंडीशन में नहीं होता है। ये जो होता है सुपर कूल्ड कंडीशन में होता है, इसे हम लोग ग्लासी स्टेट भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग का आज फिजिकल फार्मास्यूटिक्स बी फॉर्म 3rd सेमेस्टर का पार्ट 3 भी समाप्त हुआ। हम लोगों ने 2019-20 का पेपर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। अगर आप लोग के पास कोई सुझाव है हमें देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और कोई सवाल है तो भी पूछ सकते हैं। आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और अदर्स वीडियो भी आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे। तो हमारे साथ बने रहिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कीजिए अगर पसंद आया तो, और शेयर भी कीजिए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, एंड वीडियो देखने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।